नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए आप जो है हम लोग इसी सीरीज को कर रहे हैं करंट अफेयर्स वाली को, लेकिन एक चीज आपको मैं सूचना दे दूं और ये है कि मॉर्निंग में जो हमारा जो सेशन चल रहा था वो उसमें जो है अभी हम लोग रिवीजन 25 फैक्ट, जो 25 महत्वपूर्ण जो न्यूज हुआ करेंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। किस क्लास में? मॉर्निंग वाली क्लास में, और वो भी सुबह 8 बजे आपका आना स्टार्ट होगी, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। तो आज तो आप एक क्लास हमारी देखिए, लेकिन कल से सुबह से जो है एक टॉपिक रहेगा, चर्चाओं में क्यों है वो लिखा रहेगा, और मुख्य तथ्य जो उसके रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं, वो फैक्ट आपको वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वो भी आप जो है 25 फैक्ट के अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, नंबर 1 है OECD इकोनॉमिक आउटलुक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ डेटा यहां पर दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से क्या कथन सही है। नंबर 1 पॉइंट है 2025 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि जो है, यानी कि जो इकोनॉमिकल ग्लोबली जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो 3% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ठीक है, दूसरा, भारत को सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक रखा गया है। बिल्कुल सही बात है, बहुत तेजी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, OECD ने वैश्विक असमानताओं को एक बड़ी चुनौती बताई, यानी कि जो ग्लोबली जो एक डिस्प्यूट है, अपने आप एक तरीके से जो असमानताएं हैं वो एक बड़ा कारक बनती हैं किसी देश की प्रगति में बाधक के रूप में। यानी कि अगर किसी देश में, किसी समाज में असमानताएं व्याप्त हैं, चाहे वो आर्थिक कारकों के रूप में हो, सामाजिक कारकों के रूप में हो, राजनीतिक या पर्यावरणीय कारकों के रूप में हो, अगर असमानताएं हैं अगर कहीं ना कहीं, तो वो आपके ग्रोथ को क्या करेगा? रोक लेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। इसको सीधा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर आपके परिवार में 4 से 5 लोग हैं और चारों पांचों परिवारों की मानसिकताएं, उनका चीजें क्या अलग अलग हैं, कोई या और आर्थिक रूप से भी कोई कमजोर है, कोई नहीं कमजोर है, तो प्रॉपर आप देखेंगे उस घर का ग्रोथ हो नहीं पाएगा। अगर 2 भाई 3 भाई हैं, अगर मिलके काम करते हैं, आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, कोई असमानताएं नहीं रहती हैं, तो देखिएगा वह परिवार हमेशा आगे बढ़ता है, फलता फूलता है। तो ये बात ग्लोबली भी लागू हो जाती है। ठीक है, चौथा, रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 तक सभी देशों ने गरीबी उन्मूलन कर लिया है। देख के ही लग रहा है भाई साहब कि गलत कथन लिखा हुआ है, साफ है ना, इसमें तो कोई है ही नहीं है। तो ये रॉन्ग है। 1, 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आइए। तो व्याख्या दे रखी है सेम वही कि OECD ने भारत की वृद्धि दर को शीर्ष बताया है और वैश्विक असमानताओं पर चिंता जताई कि भैया ग्लोबली जो चीजें हो रही हैं, असमानता है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। गरीबी उन्मूलन सभी देशों ने नहीं पूरा किया, आप यह भी जानते होंगे। OECD ने विश्व अर्थव्यवस्था में धीमे वृद्धि की उम्मीद जताई है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को महत्वपूर्ण माना है, जिसके लिए 2025-26 में 6.4% और 2026-27 में 6.6 वृद्धि का अनुमान भी लगाया गया। यानी कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक शुमार है और उसी ग्रोथ रेट को यहां पर दिखाया गया है। इसके साथ ही OECD ने बढ़ती महंगाई और संरक्षणवाद ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ने की चेतावनी भी दी हुई है। तो ये रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पर हमने आपसे चर्चा की है। चलिए आइए, नंबर 102 क्वेश्चन है। देखो 100 क्वेश्चन हमने करे थे, 102वें क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं ना। चलिए, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है आपको। रिपोर्ट में कहा गया है कि 50% भारतीय युवा रोजगार योग्य कौशल से लैस हैं। ठीक है, ओके, दैट्स वेरी गुड। ये जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में बात कही गई है। ठीक है, दूसरा, AI डेटा साइंस और ग्रीन जॉब शीर्ष उभरते क्षेत्र बताए गए हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ओके। रिपोर्ट CII, WeWorks और अन्य संस्थाओं द्वारा प्रकाशित होती है। जो रिपोर्ट आपकी इंडिया स्किल रिपोर्ट हुई है। ठीक है, रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में स्किल गैप अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। नहीं भाई साहब, अभी तो स्किल हम लोग दे रहे हैं, है ना, अलग अलग प्रकार से। तो ये नहीं कथन सही है, ये सही है। 1 सही है, 2 सही, 3 सही है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। डी वाला क्या है? रॉन्ग है अपने आप में। ये सब डेटा याद रखिएगा, आजकल ऐसे प्रश्न पीसीएस आदि में खूब पूछे जाते हैं, तो इसको नोट करते हुए चलिएगा आप लोग, है ना। चलिए, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 ने रोजगार योग्य कौशल को 50% तक करीब बताया है और AI और ग्रीन जॉब्स के प्रमुख अवसर जो है बताया हुआ है। स्किल गैप अभी भी चुनौती बनी हुई है और इस रिपोर्ट के अनुसार
जो है भारतीय स्नातकों की रोजगार क्षमता में 2024 में 51.25% से बढ़कर के 2025 में 54.81 होने का अनुमान भी व्यक्त किया गया है, जो तकनीकी और व्यावसायिक कौशल विकास में क्या है, प्रगति को दर्शाता है। रिपोर्ट में महाराष्ट्र 84% को रोजगार क्षमता के मामले में अग्रणी राज्य बताया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश युवाओं के गणितीय कौशल में शीर्ष पर है। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, ये डेटा आपके लिए हो जाएगा इंपॉर्टेंट कि अभी हाल ही में जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट या भारत कौशल रिपोर्ट के अनुसार भारत में शीर्ष राज्य कौन सा है, या शीर्ष रोजगार क्षमता के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है, आप कहेंगे सर महाराष्ट्र है। तो ये फैक्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको ऑन टू ऑन क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए, राज्य प्रदर्शन यहां पर लिखा हुआ है। महाराष्ट्र रोजगार क्षमता में 84% के साथ पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश 18 से 21 वर्ष के 92.2 युवाओं को रोजगार प्रदान करके शीर्ष स्थान पर है। याद रखिएगा, बहुत बड़ा डेटा है ये, सरकार की उपलब्धि में भी ये शामिल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गणितीय कौशल में भी उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया। तो ये दो डेटा आपके जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंडिया स्किल रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब आगे आपके सामने 103 नंबर क्वेश्चन। चलिए, वर्ष 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि बनाई गई? भाई साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा के बारे में डेफिनेटली आप सभी लोग जानते होंगे, और इनके बारे में न सिर्फ आपके प्री में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, बल्कि मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी प्रश्न बनते हैं इसमें। आप बताइए कि इसका एग्जैक्टली उत्तर क्या हो जाएगा? मेरे अकॉर्डिंग जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी या डी नंबर हो जाएगा। 125वीं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, 125वीं जयंती अभी हाल ही में मनाई गई है। ओके, चलिए तो देख लीजिए इसको, फटाफट ले लीजिए इसकी व्याख्या। 9 जून 2025 को भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ठीक है, उन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, और यह फैक्ट कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि धरती आबा के नाम से किसको जाना जाता है। आप तुरंत उत्तर देंगे कि भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। जनजातीय आंदोलन के मुखर जो है ये एक लीडर थे अपने आप में, और जनजातियों के क्षेत्र के लिए आप जानते होंगे अंग्रेजों के द्वारा आदिवासी समुदाय के को लेकर के बहुत ज्यादा एक जो है गुस्सा था अपने आप में, और जमीनें जंगल उनके लेने का प्रयास अंग्रेजों ने खूब किया था, और कई सारे अत्याचार आदि किए। इस ऐसे में निश्चित तौर पर आदिवासियों का गुस्सा आना तय था, और ऐसे में बिरसा मुंडा एक महान जननायक के रूप में सामने उभरे, और जिन्हें भगवान की संज्ञा दी गई, और उन्होंने जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए एक व्यापक स्तर पर जन आंदोलन खड़ा किया, और बहुत कम समय में चीजें बदल गई अपने आप में। तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी अपने आप में, है ना, जिन्होंने यानी कि जो है बिरसा मुंडा जी ने शोषणकारी औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया, और आदिवासी समुदायों के अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ाई। निश्चित तौर पर आप इसे जानते होंगे, भगवान बिरसा मुंडा भारत के महान आदिवासी नेता, स्वतंत्रता सेनानी, जननायक और सामाजिक सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इनको। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेडी कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स आ सकता है, तो मेंस प्लस प्री दोनों में प्रश्न यहां से बनते हैं आप एग्जाम में, चाहे बात पीसीएस के एग्जाम की हो, चाहे बात आरओ के एग्जाम की। ओके, चलिए, उन्हें झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में धरती आबा यानी कि धरती के पिता के रूप में पूजा जाता है, और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आदिवासी आंदोलन के प्रतीक बन गए थे। नीचे उनके बारे में मुख्य जानकारी और दी गई है, जैसे कि जन्म इनका होता है 15 नवंबर 1875 को, उली हातू गांव, रांची अब झारखंड में आता है। मृत्यु हो जाती है 9 जून 1900 को रांची जेल झारखंड में, और जाति समुदाय कौन सी है? मुंडा जनजाति से ये संबंधित थे। तो ये कुछ फैक्ट और हैं इनके बारे में जो हमने आपको यहां पर आपको बताए हैं। चलिए, इसके अलावा कुछ आंदोलन जो चर्चित उस समय रहे हैं उनके बारे में भी अलग से हमने आपको फैक्चुअल डेटा के रूप में इसको बता दिया है। ये सब चीजें ना भाई साहब आप नोट कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, चैटियाएंगे, इंस्टा खेलेंगे, फेसबुक खेलेंगे। और आजकल एक बात बहुत महत्वपूर्ण कह दूं, ये जो फीमेल्स आजकल जो है ना, ये जो पिक्स बना करके और डाल रही हैं, ये सब मत कीजिए, आपके पर्सनल डेटा लीक हो जाते हैं। आपकी इमेज का इस्तेमाल कहीं किसी और जगह पर किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। आपकी इमेज का इस्तेमाल किया जा सकता है कहीं अन्य जगह पर, फिर बैठ में बाद में रोएंगे आप लोग, क्या कीजिएगा। इसलिए जबरदस्ती अपनी खूबसूरती को दिखाने के लिए ना आप एआई और उसका जेमिनी का किसी का इस्तेमाल कीजिए, ना किसी अन्य चीज का इस्तेमाल कीजिए। ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको नहीं करेंगे, है ना। चुपचाप से अपना काम कीजिए और आगे पढ़ाई लिखाई कीजिए, ठीक है। इसलिए सुंदरता जो है ना अपनी स्नैपचैट से और एआई जनरेटेड जो भी
आ रहे हैं आजकल, उससे नहीं आती। सुंदरता आपके मन से आती, सुंदरता आपके अच्छे विचारों और कर्मों से आती है ना। अपने मन को अच्छा कीजिए, कहते हैं ना कि मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म तीनों से अगर आप बेहतर कार्य करते हैं तो आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान होंगे या होंगे। ठीक है, तो ये जो अलग अलग इमेज आप लोग बना रहे हैं ये बहुत खतरनाक है। आगे इसका इस्तेमाल जो है अलग अलग तरीकों में किया सकता है, ये बहुत खतरनाक है। इसका जब किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाएगी तब आपको पता चलेगा। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ऐसा कोई काम मत करिए, है ना। ये बहुत खतरनाक है अपने आप में। ओके, चलिए, उलगुलान आंदोलन। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश हुकूमत और जमींदारों के खिलाफ उलगुलान नामक जनजातीय आंदोलन चलाया। यह आंदोलन शोषण, बेगारी और जमीन छीनने जैसी अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं के विरोध में था। तो यह भी बिरसा मुंडा जी का उलगुलान आंदोलन याद रखिएगा। धार्मिक सुधारक के रूप में इनको जाना जाता है। उन्होंने आदिवासी समाज को ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से बचाने और उनकी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने के लिए विरसाइट धर्म की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, ईसाई मिशनरियों का खेल अभी भी जारी है वैसे ये, लेकिन गलत बात है। किसी को बहका करके, किसी को जो है पैसे का लालच दे करके अगर आप धर्म परिवर्तन कराते हैं, ये एक बहुत गलत चीज है। इसलिए आज भी ईसाई मिशनरियां आप देखिएगा अपने इंडिया में बहुत व्यापक स्तर पर जो है व्याप्त हैं। और उस समय जब हम लोग गुलामी की उसमें थे तो बहुत बड़े स्तर पर ईसाई मिशनरियों ने जो है क्या कहते हैं लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का कार्य किया, और आज भी ये क्रम जारी है। आप देखिएगा, गलत बात है किसी को फंसा करके, किसी को, गरीब लोगों को जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं बेचारे, जो जिनके पास धन नहीं रहता, उनको लालच दे करके नौकरी के नाम पर जो है धर्म परिवर्तन कराया जाता है। यह चीज गलत है। ईसाई धर्म निश्चित तौर पर अच्छा है, नो डाउट, लेकिन ये जो काम ईसाई मिशनरियां कर रही हैं ये अपने आप में क्या है, गलत है। कोई भी धर्म का हो, हिंदू धर्म वाले भी अगर जबरदस्ती कराते तो भी गलत है, हालांकि कराते नहीं है। कोई भी धर्म वाला है, किसी का जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं कराना चाहिए, है ना। कोई हंसी खुशी किसी धर्म में जाना चाहे जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये इसके खिलाफ व्यापक स्तर पर जो है बिरसा मुंडा जी ने जो है आंदोलन चलाया था। ओके, चलिए, ब्रिटिश प्रशासन को, शासन को चुनौती भी दिया था उन्होंने, ठीक है, और एक लंबा संघर्ष किया जंगल और जमीन के अधिकारियों की रक्षा के लिए, और इसीलिए जो है व्यापक स्तर पर उनको भगवान की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो इनके बारे में आप जान रखिएगा। चलिए, 2025 में भारत किस देश को भी छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? बड़ा कॉमन सा प्रश्न है और एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, चीन, अमेरिका, जापान, जर्मनी। सिंपल सी बात है, इसका एक्शन क्या हो, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, की जापान इसका क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जिसको हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहते हैं, ने अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो उसकी रिपोर्ट होती है 2025 में, भारत के लिए विकास दर अनुमान बढ़ा करके 6.4% कर दिया है। ध्यान रखिएगा, यह डेटा आपके एग्जाम के लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से क्या हो गया है, एक हो गया है। ये पॉइंट आपको क्या करना है, विशेष तौर पर ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रश्न जो है बन जाता है कि भैया बताइए ये जो है किसने जारी किया था, तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, विशेष तौर पर आपको याद रखना है। दूसरा, आगे क्या फैक्ट है इसमें, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए IMF ने 2025 में 3.0% और 2026 में 3.1% की वृद्धि दर का अनुमान लगा है, जो अप्रैल 2025 के अनुमान से ऊपर की ओर संशोधित किया गया है। रिपोर्ट में भारत के 2025 में जापान को पछाड़ करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की भी बात कही गई है। ध्यान रखिएगा, वह दिन दूर नहीं जब भारत इन 4 देशों को और 3 देशों को और पछाड़ करके दुनिया के सबसे नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने के लिए जो है देश हमारा भारत क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार निरंतर क्या कर रही है, प्रयास कर रही है व्यापक स्तर पर। किसके लिए सरकार प्रयास कर रही है? डिजिटलाइजेशन पर सरकार प्रयास कर रही है, स्किल पर सरकार प्रयास कर रही है, एजुकेशन पर। तो इन जो भी नई नई योजनाएं सरकार ने हाल फिलहाल में लॉन्च की हैं, उनके वजह से जो है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो FDI लाया जा रहा है, इसकी वजह से भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में शुमार है अपने आप में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 105 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की नई शिक्षा नीति 2025 अपडेट, यानी जो भी हाल ही में अपडेट कर दिया गया, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही कथन का चयन करना है आपको। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डिजिटल एजुकेशन और AI लर्निंग पर फोकस किया गया है। बिल्कुल सही बात है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही बात कही गई है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि स्कूली शिक्षा में कक्षा 6 से कोडिंग शामिल हो। ठीक है, बिल्कुल
क्योंकि भाई तभी चीजें और अच्छे से सीखेंगे बच्चे। शिक्षा नीति को केवल निजी स्कूलों में लागू किया गया है, नहीं भाई साहब, सब में लागू है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबके लिए है। गलत है ये, रॉन्ग है इसमें। इसमें बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। अलग अलग भाषाओं में शिक्षा देने का प्रावधान भी किया गया है, बिल्कुल सही बात है। 1 सही है, 2 सही और 4 सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है, ठीक है। चलिए, ये 105 नंबर है, ठीक है। चलिए, सेम वही पॉइंट जो हमने आपको बताया वही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, कुछ अलग से नहीं लिखा हुआ है। चलिए, सौंग बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? चर्चाओं में रहा है और निश्चित तौर पर यह आपके एग्जाम के लिए क्या है, जरूरी है। सौंग बांध परियोजना बताइए किस लिए फेमस है और कहां पर फेमस है? मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। जल्दी से इसका उत्तर बताइए। एक कॉपी आप लोग ले लीजिए और उसमें लिखा करिए, है ना, कि इसका ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा। फिर जब 25 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तो क्या करिएगा, मैच करिएगा कि आपने कुल कितने प्रश्नों को सही किया है, ठीक है। सौंग बांध परियोजना बताइएगा मुझे। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, और बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, क्या बी वाला, है ना, मतलब कि उत्तराखंड वाला, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले में निर्माणाधीन बहुउद्देशीय जमरानी बांध परियोजना का हवाई सर्वेक्षण किया और स्थल पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की। जमरानी बांध परियोजना को 2028 एवं सौंग बांध परियोजना को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य भी हाल ही में रखा गया है। ये 2 बड़ी परियोजनाएं जो है उत्तराखंड में अभी चल रही हैं अपने आप पे, जिन पर बड़ी तेजी के साथ जो है काम चल रहा है, ठीक है। अब दोनों बांधों के ऊपर हम लोग कुछ कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये जो आपका सौंग बांध परियोजना है, इसके बारे में क्या कुछ फैक्ट है? तो ये इसका स्थान कहां पर है? उत्तराखंड के देहरादून जिले में सौंग नदी पर ये है। कहां पर है? पूछ लेगा कि सौंग बांध परियोजना किस नदी पर है, तो आप कहेंगे ये सौंग नदी पर बना है, यानी कि इस परियोजना का नाम ही नदी के नाम पर रखा गया है। नदी सौंग नदी या सौंग नदी के नाम से भी जानी जाती है और गंगा की सहायक नदी है। तो ये फैक्ट भी पूछ लेगा कि सौंग नदी किसकी सहायक नदी है, आप कहेंगे गंगा की सहायक नदी है। याद रहेगा पॉइंट। चलिए आगे, इसका उद्देश्य क्या परियोजना का? इसका उद्देश्य है देहरादून शहर को पीने के पानी की आपूर्ति करना, सिंचाई सुविधा में सुधार करना और बाढ़ नियंत्रण भी करना। इस परियोजना का मुख्य क्या है, जो है वो है लक्ष्य है। इसकी लंबाई एवं ऊंचाई की बात करते हैं तो प्रस्तावित जो ऊंचाई इसकी है लगभग कितनी है? 148 मीटर है। लाभार्थी कौन कौन होंगे, यानी कि इस परियोजना से लाभ किसको किसको मिलेगा? तो इस परियोजना से देहरादून की 25 लाख से अधिक आबादी को लाभ मिलने वाला है। यह इस परियोजना की खास बात है। नियोजन कौन सी करने वाली एजेंसी है? तो उत्तराखंड जल संसाधन विभाग, जमरानी बांध परियोजना। अब ये हो गया, ये तक फैक्ट खत्म। अब अगर बात हम लोग कर लेते हैं दूसरे की, जमरानी की। अभी तक हमने सौंग बांध परियोजना के बारे में फैक्ट लिख लिया कि सौंग बांध परियोजना क्या है, और अब देख लीजिए आप लोग किसके बारे में, जमरानी बांध परियोजना के बारे में। ये क्या है, इसके फैक्ट क्या क्या है, ये दूसरा है हमारा। ये जो जमरानी बांध परियोजना है ये उत्तराखंड के नैनीताल में जिले में है, ठीक है। सौंग कहा था, सौंग परियोजना जो है आपकी देहरादून में थी, लेकिन ये जो आपका जमरानी बांध परियोजना ये कहां पर है? उत्तराखंड के नैनीताल में है। नदी गोला नदी पर है। ये सौंग किस पर था? सौंग जो है सौंग नदी पर था और ये गोला नदी पर है। उद्देश्य क्या है इसका? सिंचाई यानी कि इरिगेशन, पेयजल आपूर्ति, बिजली उत्पादन, एक जो है माइक्रो लेवल पर। बांध की विशेषता क्या है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 130 मीटर, यानी कि उससे कम है। लंबाई इसकी 450 मीटर है। कि कौन कौन इससे लाभ प्राप्त करेगा? तो उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर आदि जिलों को भी इससे लाभ मिलने वाला है। तो ये एक बड़ी परियोजना के रूप में देखा जा रहा है। केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल गई थी इसको कब? 2023 में भारत सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी थी। अनुमानित लागत जो इस पर आएगी वो आएगी 2584 करोड़ रुपए इस पर जो खर्चा आएगा। तो ये जमरानी बांध परियोजना और सौंग बांध परियोजना के बारे में आपको बताएगा, जो कि उत्तराखंड में दोनों परियोजनाएं स्थित है, सौंग और जमरानी, ठीक है। चलिए अब आ गया 107 नंबर क्वेश्चन। चलिए, भारत की नई हरित हाइड्रोजन नीति, ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है ये और आपके एग्जाम के लिए जरूरी भी हो जाता है, ठीक है। चलिए, नीति का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन है। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यह लक्ष्य रखा गया है। भारत ने हाइड्रोजन हब्स बनाने की घोषणा की है, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, यह भी सही है। नीति केवल महाराष्ट्र में लागू की गई है? नहीं भाई साहब, पूरे इंडिया में लागू है। भारत की नई जो ग्रीन
हाइड्रोजन जो पॉलिसी है वो पूरे इंडिया में लागू है, नॉट ए सिंगल स्टेट महाराष्ट्र, है ना। तो ये रॉन्ग हो गया आपका। दूसरा, नीति में निर्यात पर विशेष प्रोत्साहन दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। तो 1, 2 और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बॉस, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन उसके बारे में पहले कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपका है ये आपका जो है प्री और प्लस मेंस दोनों में आ सकता है, इसलिए नोट करते हुए चलिएगा भाई साहब, ठीक है, नोट करते हुए इसको चलिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, ठीक। चलिए व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है, ताकि देश स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भर बने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो। ग्रीन हाइड्रोजन आप जानते होंगे H2O पर जब क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस करते हैं तो उसमें से क्या होता है, जो हाइड्रोजन निकलती है वो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सुरक्षित रहती है अपने आप पे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा इस बात को। मिशन का उद्देश्य क्या है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये फैक्ट करिएगा नोट, क्या इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिशन का उद्देश्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है, अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त करना और इस क्षेत्र में तकनीकी नेतृत्व हासिल करना है। हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन है जो पूरी तरह से क्या होता है, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है H2O पर जब हम लोग करते हैं काम, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है कि इसका उत्पादन मुख्य रूप से जल यानी कि H2O को इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया से तोड़कर किया जाता है, जिसमें बिजली का उपयोग होता है। अगर यह बिजली सौर, पवन, जल और अन्य हरित स्रोतों से प्राप्त हो तो हाइड्रोजन को क्या कहा जाएगा, हरित हाइड्रोजन कहा जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। तो इस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से ग्रीन हाइड्रोजन का जो हम लोग उत्पादन करते हैं ये एक बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, और सरकार का लक्ष्य है इसी के तहत जो है कि 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। तो ये फैक्ट जो है याद रखना है आपको, ओके। चलिए, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस तो डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ी होगी पहले। अब आ गया आपके सामने 108 नंबर क्वेश्चन, क्या होगा इसका आंसर? चलिए, भारत की डिजिटल करेंसी आप जानते होंगे, डिजिटल करेंसी के बारे में डेफिनेटली आजकल इसका खूब उपयोग हो रहा है। इसी के संदर्भ में आपको कथन सही बताना है, कौन सा सही है कथन है, कौन सा गलत है। आरबीआई ने ई रुपए यानी कि ई रिटेल का पायलट विस्तार किया है, ठीक है, और डिजिटल रूपी जो रुपया है अपने आप में ये केवल बड़े स्तर तक सीमित है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। डिजिटल करेंसी का उद्देश्य कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही बात है। कैश वैसे भी लगभग कैशलेस चीजें खत्म समाप्त हो ही रही हैं। आरबीआई ने इसे 2025 में पूरी तरह कानूनी मुद्दा बना दिया है, नहीं, ऐसा अभी फिलहाल नहीं है, इसमें केवल एक सही और 3 सही है, तो यानी कि ए इज द राइट आंसर बॉस, ए हो जाएगा, ठीक है ना। आ रहा है समझ में कि बस दिमाग गोलगप्पे सा हो गया है, भाई साहब नहीं पढ़िएगा तो जिंदगी गोलगप्पे ऐसे हो जाएगी, नहीं, तो इसलिए पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीवन में अगर कुछ हासिल करना है, आपको कुछ बेहतर करना है, तो जरूरी हो जाता है कि आप अपनी चीजों को और बेहतर ढंग से करें अपने आप में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेम वही पॉइंट जो भी हमने आपको बताया वही यहां पे लिखा हुआ है, ओके। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ठीक है। भारत में, अच्छा, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम के संदर्भ में आपको बताना है कि क्या क्या चीजें हो रही है ना। स्टार्टअप जो हम लोग कर रहे हैं, जो नई नई योजनाएं आदि ला रहे हैं, उसके संबंध में है चीजें हैं। भारत में 1 लाख से अधिक DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हो गए हैं, यानी कि जो मान्यता प्राप्त जो स्टार्टअप हमारे हो गए, स्टार्टअप हो गए वो हो गए हैं। भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ठीक है, ओके, डन। फिनटेक और हेल्थ टेक प्रमुख क्षेत्र रहे हैं इसमें, ठीक बात है, ओके। स्टार्टअप केवल बेंगलुरु में सीमित है, नहीं भाई साहब, बेंगलुरु थोड़ी ना है, पूरे इंडिया में है। तो ये तीनों कथन अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो तीनों कथन अपने आप में सही कथन है, ठीक है। इसीलिए अगर आप देखेंगे 1, 2, 3 कहां पर है इसमें विकल्पों में, तो ए नंबर में आपका तीनों विकल्प 1, 2, 3 दिए गए हैं, यानी कि ए इज द राइट आंसर बॉस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है, 1 लाख प्लस स्टार्टअप आपके इंडिया में भाई साहब हैं, ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में आप इसको देख सकते हैं। यहां पर पॉइंट आपके सामने क्या है, मेंशन किया गया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा, हेल्थ टेक और फिनटेक मुख्य क्षेत्र इसके रहे हैं, केवल बेंगलुरु तक सीमित नहीं है, पूरे इंडिया में है, ठीक है। और ये जो आपका DPIIT होता है, ये क्या होता है भाई साहब, ये आपके मन में अभी
प्रश्न। तो ये क्या है, ये एक मान्यता प्राप्त जो है स्टार्टअप कंपनी है क्या, जिसको मान्यता मिली हुई है, जिसे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसको डीपीआईआईटी बोलते हैं, द्वारा आधिकारिक रूप से स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है। यह मान्यता स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना के तहत कई लाभ प्रदान करती है, जैसे कि टैक्स में छूट मिल जाएगी, आसान अनुपालन और सरकारी योजनाओं व वित्त पोषण तक पहुंच। यह प्रमाणन स्टार्टअप को नवाचार को बढ़ावा देने और पूरे भारत में उद्यमिता को मजबूत करने में क्या करता है, मदद करता है। तो इसीलिए इसको मान्यता ये दी जाती है। याद रहेगा पॉइंट, यानी कि स्टार्टअप में हम लोग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अब आपके सामने आ गया 110 नंबर क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर एग्जैक्टली सही बताएंगे। चलिए, अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? जरा जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए आप लोग। अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस की घोषणा कब की गई थी? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। क्या बॉस? बी, यानी कि 2010 इसका हो जाएगा एग्जैक्टली सही उत्तर। देखते हैं कि सही गलत है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो ठीक है, नाविक दिवस की घोषणा कब की गई थी वो आपने देख लिया। अब बात करते हैं कि 25 जून को क्या हो जाता है। तो 25 जून को हर वर्ष जो है अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिए पॉइंट है, इस दिन का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में समुद्री व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था में नाविकों के योगदान को पहचानना और उनको सम्मान देना है। तो ये एक बड़ी भूमिका रहती है नाविकों की, आप जानते होंगे। अगर इसकी स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो 2010 में आईएमओ की मनीला कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की गई थी। पहली बार 2011 में इस दिवस को मनाया गया। आयोजक जो संस्था होती है वो कौन सी होती है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग आईएमओ के रूप में जानते हैं, जो कि यहां पर लिखा गया था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग आईएमओ के रूप में भी जानते हैं। यही इसकी क्या है? आयोजक संस्था है इस दिवस की। राइट, याद रहेगा पॉइंट। चलिए, 111 नंबर क्वेश्चन आ गया, सामने आ गया। भारत की नई रक्षा नीति, आप जानते होंगे नई डिफेंस पॉलिसी बनाई गई है सरकार के द्वारा, उस पर व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है देश की सुरक्षा के लिए। तो उसी के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, आपको बताने कौन सा कथन इसमें सही है। आत्मनिर्भर भारत रक्षा निर्माण पर जोर दिया गया है। बिल्कुल सही बात है, आत्मनिर्भरता, यानी कि जो हम लोग मेक इन इंडिया करके जो चला रहे हैं उसके तहत क्या कर रहे हैं, हमारे जो भी वेपन्स हैं, हमारे जो भी हमारे मिसाइलें हैं, वो हम खुद बना रहे हैं। हमारी डिपेंडेंसी जो पहले अलग अलग कंट्रीज पे हुआ करती थी, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के हो, किसी अन्य चीज को लेकर के हो, अब सरकार कह रही है नहीं, हमें सब डिपेंडेंट होना है, हमें हमारी चीजों पर ज्यादा विश्वास है। तो इसलिए सरकार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। किस क्षेत्र में? आपके रक्षा क्षेत्र में, यानी कि डिफेंस सेक्टर में। वही पॉइंट यहां पे लिखा गया है। बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली। भारत ने रक्षा निर्यात लक्ष्य $10 बिलियन रखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। रक्षा बजट जीडीपी का 20% कर दिया गया। भाई साहब नहीं, 20% तो बहुत हो गया, गजब हो गया। बिल्कुल नहीं किया गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, गलत है ये। महिला सैनिकों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है इसी रक्षा नीति में। बिल्कुल सही बात है। तो 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। तो 1, 2, 4 कहां पर है? ए वाले ऑप्शन में है। ए इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, सेम वही पॉइंट, और बजट जो है 2% के आसपास है जीडीपी का। ठीक है, जो हमारा रक्षा बजट है वो कितना है? वो जीडीपी का कितना है? लगभग 2% के आसपास है, 2% के आसपास है। ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा कौन खर्च करता है इसमें? अमेरिका खर्च करता है। क्या? अमेरिका। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, याद रहेगा पॉइंट, आगे बढ़ते हम लोग। भारत की नई पर्यावरण रिपोर्ट अभी हाल ही आई हुई है। इस पर आपको बताना है कि 2025 में भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर और ईवीएस पर फोकस किया है। रिपोर्ट में वायु प्रदूषण को सबसे बड़ी चुनौती बताया गया है। ठीक बात है, ओके, डन। रिपोर्ट में नीति आयोग ने जारी किया है। ठीक बात है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य पूरा करेगा। नहीं बॉस, 2050 थोड़ी ना है, ये 2070 है बॉस। क्या है? 2070 है, नॉट 2050। तो ये कथन क्या आपका? रॉन्ग है। 1, 2 और 3 सही है। कहां पर है 1, 2, 3? बी वाला ऑप्शन में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान देनी है। चलिए, रिपोर्ट में प्रदूषण, हाइड्रोजन आदि पर फोकस किया गया है, और भारत का जो आपका नेट जीरो लक्ष्य है वो क्या है? कब तक का है?
2010 तक का है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपके लिए क्या थे, महत्वपूर्ण थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। विश्व जलवायु रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड क्लाइमेट रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है बॉस। आइए बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर, जरा पढ़ो और बताओ, क्योंकि इस उत्तर को हमने कई बार आपको कराया भी हुआ। रिपोर्ट में, ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग सीमा के पार होने की चेतावनी दी गई है, ठीक है। रिपोर्ट ने भारत सहित दक्षिण एशिया में बाढ़ और हीट वेव के खतरे बताए हैं। हीट वेव पॉइंट आ गया आपके सामने, हीट वेव पर बहुत सारे प्रश्न आपके आते हैं और इस पर जो है एस्से लिखने के लिए भी आ सकता है बॉस, तो इसलिए हीट वेव को क्या करिएगा, अलग से रेडी कर लीजिएगा। और जैसे 2000 जो है इसमें 24 साल जो है 2024 बहुत गर्म रहा था, हीट वेव एक बहुत चर्चाओं में रहा, तो इस बार भी हीट वेव के बारे में प्रश्न पूछ सकता है आपसे, ठीक है। हर साल जारी होती है रिपोर्ट, नहीं बॉस हर साल नहीं जारी होती, आई थिंक 2 साल पर साथ जारी की जाती है। रिपोर्ट ने क्लाइमेट फाइनेंस और एडेप्टेशन पर जोर दिया है, बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली सही, यानी 1, 2 और 4 सही, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए 114, ये पॉइंट सेम वही बात जो हमने आपको बताई कि आईपीसीसी यानी कि जो अभी हाल ही में जलवायु रिपोर्ट जो जारी की गई उसमें वार्मिंग सीमा, बाढ़, हीट वेव खतरे और फाइनेंस एडेप्टेशन पर फोकस किया गया है। यह हर साल नहीं बल्कि समय समय पर प्रकाशित की जाती है, हर टाइम बीच बीच में प्रकाशित की जाती है। हीट वेव ताप तरंग निरंतर गर्म मौसम की अवधि होती है जिसमें दैनिक और रात्रि तापमान दोनों ही शामिल होते हैं, अपने यहाँ पे दोनों गर्म होते हैं हीट वेव में। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन, भारत के डिजिटल इंडिया पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 पॉइंट, भारत ने ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण के लिए डिजिटल ग्राम योजनाएं लागू की हैं, ठीक है। और दूसरा, डिजिटल इंडिया के तहत 6G वाणिज्यिक तैनाती को प्राथमिकता की गई है, नहीं बॉस। तीसरा, डिजिटल इंडिया केवल शहरी क्षेत्र तो सीमित है, नहीं भाई साहब, डिजिटल इंडिया ये आपका विलेज एंड सिटी दोनों में है। योजना में ई गवर्नेंस और डिजिटल कौशल प्रशिक्षण पर विशेष फोकस किया गया है, बिल्कुल सही बात है। तो 1 सही है और 4 सही है इसमें। ई गवर्नेंस, क्या ई गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ई गवर्नेंस का मतलब यह होता है कि जो आप प्रशासन चलाते हैं, ठीक है, और इस प्रशासन को चलाने में इस प्रशासन को चलाने के लिए सुशासन की आवश्यकता होती है। किसकी? सुशासन की, जिसको गुड गवर्नेंस कहते हैं। और ये आएगा आपका किससे? ई गवर्नेंस से। किससे आएगा? ई गवर्नेंस से आएगा, यानी कि जहां पर डिजिटलाइजेशन होगा, जहां पर हर काम ऑनलाइन होगा, जहां पर सब चीजें एआई के माध्यम से और बाकी चीजों के माध्यम से की जाएंगी, तो ऐसे को इसको क्या कहेंगे? ई गवर्नेंस कहेंगे। और आजकल ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट क्या तेजी के साथ विकसित हो रहा है, इसलिए ई गवर्नेंस से जो क्या होगा, आपका गुड गवर्नेंस की संकल्पना साकार होगी। ई गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस, ये फैक्ट भी पूछ सकता है आपके निबंध में, ई गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस, है ना, ऐसे करके निबंध पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, इस पर कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सुशासन पर भी, गुड गवर्नेंस पर भी और ई गवर्नेंस पर, दोनों पर प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। चीज समझ में आ रही है ना? यानी कि अच्छा, सुशासन कैसे आएगा? सुशासन आएगा अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी से, यानी कि जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता से। और जवाबदेहिता पारदर्शिता तभी आएगी जब निगरानी तंत्र क्या होगा? मजबूत होगा। और ई गवर्नेंस से क्या होगा? चीजें मजबूत होगी। जब ई गवर्नेंस से निगरानी की जाएगी तो सिंपल सी बात है, जवाबदेहिता पारदर्शिता आएगी अपने आप में, बस हो गया काम अपने आप में। यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त अगर राज्य है, भ्रष्टाचार मुक्त अगर जिला है, तो कहा जाएगा गुड गवर्नेंस की संकल्पना क्या है? साकारित हो रही है, अपने आप में सही हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 115 नंबर क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया ने ग्रामीण डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए कई पहलों का समर्थन किया है, जैसे कि ग्रामीण डिजिटलीकरण, ग्राम स्तर पर डिजिटल सेवाएं, और ई गवर्नेंस और डिजिटल स्किलिंग पर जोर रहा है। 6G जैसी अगली पीढ़ी की रिसर्च पायलट परियोजनाएं अलग अलग तकनीकी कार्यक्रमों के तहत आती हैं। और डिजिटल इंडिया का मूल फोकस व्यापक डिजिटल पहुंच एवं व सेवाओं पर है। यह केवल शहरी क्षेत्र से सीमित नहीं है, गांव तक भी इसका विस्तार तेजी के साथ हो रहा है, ठीक है। 115 नंबर, भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं डिजिटल स्वास्थ्य 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए, ठीक। नंबर 1 पॉइंट क्या है? भारत ने डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के विस्तार पर काम तेज किया है, बिल्कुल सही बात है। 2025 में
राष्ट्रीय स्वास्थ्य खर्च जीडीपी के 10% पहुंच गया है? नहीं, इतना नहीं पहुंचा है। टेलीमेडिसिन चर्चाओं में बहुत रहता है, तो टेलीमेडिसिन सेवाओं का उपयोग व्यापक रूप से बढ़ा है, बिल्कुल सही बात है। और सरकार ने स्वास्थ्य डिजिटलाइजेशन के लिए निजी और सार्वजनिक साझेदारी को प्रोत्साहित किया है, बिल्कुल सही बात है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए ऐसा कार्य किया गया है। तो एक सही है, दो सही है, चार सही है, यानी कि नहीं, एक सही है, तीन सही है, सॉरी, एक सही है, तीन सही और चार सही, तो नहीं, एक तीन चार, यानी कि ए इज द राइट आंसर बॉस। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, सेम पॉइंट वही जो हमने आपको बताया हाल ही में कि क्या क्या पॉइंट इसमें सही है, यानी कि भारत ने डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और एबीडीएम के विस्तार पर बल दिया, टेलीमेडिसिन सेवाओं का उपयोग बढ़ा है और पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से स्वास्थ्य डिजिटल परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिला। हालांकि स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय अभी भी 10% जीडीपी तक नहीं पहुंचा है, वह अपेक्षित लक्ष्य से नीचे है अपने आप में, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। ओके, चलिए अब आ गया 116 नंबर क्वेश्चन। भारत की नई अंतरिक्ष नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो ये नई हमारी अंतरिक्ष नीति है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें क्या कहा गया है बॉस? नीति का उद्देश्य निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश हेतु क्या करना है? प्रोत्साहित करना है, बिल्कुल सही बात है। जब निजी क्षेत्र की कंपनियां हमारे टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्पेस फील्ड में जो है पैसा लगाएंगे तो चीजें और बेहतर होंगी, बिल्कुल सही बात है। अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% तक अनुमति दी गई है, बिल्कुल सही बात है, दी गई है। नीति ने केवल उपग्रह प्रक्षेपण तक निजी क्षेत्र को सीमित रखा है, नहीं ऐसा नहीं है, वो अलग अलग क्षेत्रों में अपना जो है निवेश कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन कैसा नहीं है, सही है। इसमें अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं को बढ़ावा दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 हो जाएगा क्या आपका सही, यानी कि ए ऑप्शन, 2 ऑप्शन और 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि बी इज द राइट आंसर बॉस। ये ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न क्या आपके एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, याद रख लीजिएगा इस बात को। ठीक है, तो मुख्य बंद इसमें लिखा गया क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट क्या है? अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि निजी कंपनियों को अंतरिक्ष मिशनों, उपग्रह निर्माण, लॉन्च सेवाओं आदि में शामिल किया जाएगा। स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहित करना इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, ये जो नया अभी पॉलिसी चलाई जा रही है। इसके अलावा उपग्रह निर्माण और डेटा सेवाओं तक विस्तार, यानी कि संचार, नेविगेशन, पृथ्वी अवलोकन और मौसम पूर्वानुमान हेतु अधिक उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है, डेटा सेवाओं का उपयोग कृषि, जल प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और स्मार्ट शहरों में इसका डेटा का इस्तेमाल भी किया जाएगा, ये भी। इसके अलावा 2-3 पॉइंट और मिलेंगे। अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, यानी कि अन्य देशों और वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग, संयुक्त परियोजनाएं और तकनीकी साझेदारी। भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका देना है, इसका लक्ष्य है। अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और नवाचार को प्रोत्साहित करना स्वदेशी तकनीकों के माध्यम से, यह भी इस नीति के मुख्य उद्देश्यों में से एक माना जा रहा है। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है ना, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। चलिए, तो ये जो कुछ नीतियां थी जो कि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाते हुए देश को आत्मनिर्भर करने के साथ ही देश को आगे बढ़ाना, इसका क्या है मुख्य उद्देश्य में से एक शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सस्ती और सुरक्षित अंतरिक्ष सेवाएं भी इसका मुख्य उद्देश्य है। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस और सुरक्षा हो गया। मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम का विस्तार करना इसमें शामिल हो गया। नीति का उद्देश्य क्या है? नवाचार, विकास और सुरक्षा, यानी कि विज्ञान, उद्योग और समाज को जोड़ते हुए अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक शक्ति बनाना, ये इसके मुख्य उद्देश्यों में से क्या है, एक है। तो ये सारे टारगेट जो है इसमें शामिल किए गए हैं, याद रखिएगा इन सारे पॉइंट को। ठीक है, अब आ गया 117 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, भारत की नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका 117 नंबर में? इसमें एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी, मैंने कई बार क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, और स्पेस टेक्नोलॉजी पर फोकस है। नीति में महिला वैज्ञानिकों की भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया गया है, बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली। ठीक है, तीसरा, इसमें एक राष्ट्र एक अनुसंधान पोर्टल की परिकल्पना की गई है, बिल्कुल सही बात है। और चौथा, नीति केवल विश्वविद्यालय तो सीमित है, नहीं बॉस, ये तो व्यापक स्तर पर लागू की गई है, ये रॉन्ग है, यानी कि 1, 2, 3 सही है, तो विकल्प में ए हो जाएगा आपका एग्जैक्टली सही उत्तर। कोई दिक्कत तो इसमें नहीं हो रही आप लोग को, आई थिंक समझ में सब कुछ आ रहा होगा आपको, है ना। सेम पॉइंट वही यहां पर लिखा हुआ है कि एसटीआईपी जिसमें एआई व क्वांटम पर विशेष फोकस किया गया है। महिला वैज्ञानिकों की भागीदारी और राष्ट्रीय अनुसंधान पोर्टल शामिल है इसमें।
या केवल विश्वविद्यालय तक ही सीमित नहीं है, है ना, ये इसका व्याख्या हो जाएगी। चलिए अब 118 नंबर का आप आंसर दीजिए, क्या होगा इसका एग्जैक्टली उत्तर। पीएम नीचे देंगे, पूरे पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे, फोकस करेंगे तो पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को की गई थी। बताओ सही है कि रॉन्ग है? अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइएगा मुझे ये क्या है, सही है या गलत है। दूसरा, समय पर ऋण चुकाने पर लाभार्थी को 20,000 रुपए और 50,000 रुपए तक की अगली ऋण किस्त मिल सकती है। अब बताइएगा इसको सही गलत है। यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों के स्टार्टअप उद्योगों को पूंजी प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, पीएम स्वनिधि योजना। अब बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? रॉन्ग कथन कौन सा है बॉस? सही नहीं है, सही नहीं है, यह बताना है आपको। इसमें दोनों कथन सही है, लेकिन तीसरा कथन आपका सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बॉस। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते थोड़ा सा हम लोग फटाफट, है ना, जल्दी से। तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 1 जून 2020 को ही प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स, क्या स्ट्रीट, जो भी आप लोग जानते होंगे ना, जो भी ये रोड पर जहां पर आप गोलगप्पे और बाकी जो चीजें खाते हैं, तो वो इसको स्ट्रीट वेंडर्स बोलते हैं, उनके लिए ही योजना शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को कोविड-19 महामारी में बुरी तरह प्रभावित हो चुके उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के 4 साल पूंजी ऋण प्रदान की सुविधा दे रही थी सरकार। ये योजना पुरानी लेकिन चर्चाओं में रहती है अक्सर, तो इसे पूछ लिया गया क्या इसके उद्देश्य हैं। आइए इस बार फटाफट देख लेते हैं। तो 1 वर्ष की अवधि के लिए बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना, ठीक है। समय पर इस ऋण का पुनर्भुगतान करने पर 20,000 रुपए की ऋण दूसरी और 50,000 रुपए ऋण की किस्त की सुविधा प्रदान की जाती है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत शुरुआत में 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने की शुरुआत की गई थी, ठीक है, और बाद में अधिक ऋण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 20,000 रुपए तक का दूसरा ऋण दिनांक 9 अप्रैल 2021 से 50,000 रुपए तक का तीसरा ऋण और 1 जून 2025 से दिया जाने लगा। तो ये पीएम स्वनिधि जो योजना थी, जो कि शहरों में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए थी, उनके लिए इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए 119 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया बॉस। ठीक है, आइए बताइए क्या होगा। एससीओ आप जानते होंगे, संघाई सहयोग संगठन इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो एससीओ की अध्यक्षता 2025 में कजाकिस्तान ने की है, ठीक बात है, ओके। भारत ने आतंकवाद विरोधी सहयोग पर जोर दिया है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, एससीओ केवल एशियाई देशों तक सीमित है, नहीं भाई साहब, क्या है, दक्षिण सहयोग संगठन है ना अपने आप, एशियाई यह है, तो गलत हो जाएगा, ये नहीं सही है। सम्मेलन में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग की चर्चा हुई है, बिल्कुल सही बात है। तो 1, 2 और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एससीओ बैठक और सम्मेलन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए, है ना, ध्यान रखिएगा। एससीओ 2025 की अध्यक्षता कजाकिस्तान ने की है, यह फैक्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अध्यक्षता। भारत ने आतंकवाद क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर जोर दिया, ठीक है, और इसकी सदस्यता पूरे यूरे एशिया तक जो है। और एससीओ जिसको हम लोग संघाई सहयोग संगठन बोलते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने पहले कुछ और बोल दिया शायद, संघाई सहयोग संगठन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये एक क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है, सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, आतंकवाद विरोधी प्रयास, ऊर्जा, पर्यावरण और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। ये इस एससीओ यानी कि ये आपका संघाई सहयोग संगठन का क्या मुख्य उद्देश्य है, जिसकी अध्यक्षता हर साल कोई ना कोई देश करता रहता है। इस बार 25 में कजाकिस्तान ने इसकी अध्यक्षता की है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कुछ खास बातें इसकी हैं इस बार की, यानी कि आतंकवाद, कट्टरवाद और संगठित अपराध से निपटने पर जोर दिया गया है। ऊर्जा सहयोग, यानी कि विशेष रूप से प्राकृतिक गैस, तेल, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित तकनीकों में साझेदारी पर जोर दिया गया है। व्यापार और कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इसमें क्षेत्रीय व्यापार, मार्गों, रेल और समुद्री संपर्कों पर चर्चा की गई है। पर्यावरण, जलवायु सहयोग, यानी कि अलग अलग चीजों पर आप देखेंगे तो इस पर जो है बातचीत इस पर की गई, और इसका क्या है, मुख्य इसकी विशेषताएं हैं जहां पर यह व्यापक स्तर पर काम करता है। तो कभी हो सकता है कि संघाई सहयोग संगठन पर अगर कभी शॉर्ट नोट्स आ जाए तो इसके सारे पॉइंट को आप चाहें तो एक करके लिख सकते हैं। ये एक नोट्स आपका रेडी होता रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप मेंस वगैरह देंगे तो ये बहुत अच्छे नोट्स आपके रेडी हो जाएंगे। इन सबको नोट कर लीजिएगा बॉस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ना नोट कर पाए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के उसका पीडीएफ बना लीजिए, बस हो जाएगा काम, ठीक है। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के किस स्थान पर, क्या हरियाणा के किस स्थान पर जो है पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? पानीपत, अंबाला, धीरपुर, कुरुक्षेत्र या फिर रोहतक? इसका हो जाएगा एग्जैक्टली उत्तर सी, यानी कि धीरपुर कुरुक्षेत्र अपने आप में, ओके। चलिए सी, सेम पॉइंट। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी ने 21 जून को कुरुक्षेत्र के धीरपुर में अंतरदेशीय कंटेनर डिपो के पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है।
इससे हरियाणा लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में एक नई शक्ति के रूप में जो है यह अपना राज्य जो है क्या होगा, हरियाणा उभरेगा। ठीक है, तो ये हरियाणा के विकास में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो को विकसित करने पर एक बड़ा फायदा होगा। इससे प्रदेश के किसान, उद्यमी, व्यापारी सभी लोग को इसका फायदा मिलेगा और सभी लोग समृद्ध होंगे और युवाओं को एक बड़े स्तर का रोजगार भी इससे मिलेगा। यह भी पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए भारत की ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो नीति है आप जानते होंगे, चर्चाओं में है, उसके बारे में आपको बताना है। तो 2030 तक जो है भारत का लक्ष्य इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक्री में 30% तक पहुंचाना है। बिल्कुल सही बात है। नीति में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी रिसाइकलिंग पर जोर दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति केवल 2 पहिया वाहन तो सीमित है, नहीं बॉस, 4 पहिया दोनों पर है। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए PLI योजना शुरू की है। बिल्कुल सही बात है। तो 1 सही है, 2 सही और 4 सही है, यानी कि विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। ये नहीं है, तीसरा नहीं है, केवल 2 पहिया नहीं बल्कि 4 पहिया दोनों इसमें शामिल हैं। सेम पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि 2030 तक इसका लक्ष्य क्या है, 30% बिक्री का है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, और सरकार इस पर व्यापक स्तर पर ध्यान दे रही है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़िए। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन कई बार चर्चाओं में रहा, आप इसका उत्तर मुझे बताइए, क्योंकि इसको मैंने कई बार आपको कराया हुआ है। सेमीकंडक्टर नीति पर मैंने बहुत प्रश्न कराया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर बताएंगे मुझे एग्जैक्टली क्या होगा। बताइए आप लोग इसको, आपके पास 1 मिनट का समय, पढ़िए, बताइए फटाफट जल्दी से। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए वाला। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। 1, 2 और 4 सही है, ये नहीं सही है। ठीक, इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में आप लोग। सेम वही मिशन। इस सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग दोनों को प्रोत्साहित करना है और FDI आकर्षित करना है। सेमीकंडक्टर आप जानते होंगे सभी जगह पर इसका इस्तेमाल होता रहता है और व्यापक स्तर पर जो है इस पर काम किया जाता है। ठीक है, अब बताइए 123 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि वैश्विक पवन दिवस मनाने वाले प्रमुख संगठन कौन से हैं। UNDP यूनेस्को, GWEC और विंड यूरोप, या WWF और UNEP, FAO या WHO। इसका उत्तर हो जाएगा एग्जैक्टली बी वाला, यानी कि ये वाला। ध्यान रखिएगा, इस पर भी प्रश्न बनता है, इस पर प्रश्न बनता है, इस पर प्रश्न बनता है, इस पर प्रश्न बनता है, और इस पर भी प्रश्न बनता है। ये जितने ऑर्गेनाइजेशन लिखे हैं इनको अलग से आप रेडी कर लीजिएगा, इन पर प्रश्न आपके एग्जाम में खूब बनता है। ठीक है, चलिए व्याख्या यहां पर दी गई है कि वैश्विक पवन दिवस यानी कि ग्लोबल विंड डे हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो ये 15 जून को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका, पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी के बारे में जागरूकता फैलाना और जो है इसके बारे में बताना, क्योंकि ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है अपने आप में। यह दिवस ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल यानी कि GWEC और विंड यूरोप के द्वारा मनाया जाता है संयुक्त रूप से। और आप जानते हो कि भारत दुनिया में पवन ऊर्जा के उत्पादन के मामले में चौथा सबसे बड़ा देश है। यह फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2024 तक का डेटा आपके सामने यहां पर दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। ठीक है, चलिए प्रमुख राज्य विंड एनर्जी के रूप में तमिलनाडु है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान आते हैं, जो विंड एनर्जी में यानी कि पवन ऊर्जा में सबसे शीर्ष राज्यों में से एक माने जाते हैं। उद्देश्य इसका क्या है, पवन ऊर्जा की महत्ता क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हरित ऊर्जा विकल्प को प्रोत्साहित करना और लोगों को समझाना कि पवन ऊर्जा कैसे साफ, सुरक्षित और किफायती ऊर्जा प्रदान कर सकती है। ये इसका मुख्य लक्ष्य है। 124 नंबर, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारत का नया जलवायु कानून, इसके संदर्भ में बताना आपको कथन कौन सा सही है। नंबर 1, कानून में कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कठोर प्रावधान शामिल हैं। बिल्कुल सही बात है। कानून केवल दिल्ली NCR में लागू नहीं बॉस, पूरे इंडिया में है। कानून में कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल सही बात है। चौथा, भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल सही बात है। तो 1 सही है, आपका 3 सही है और आपका 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए सेम वही पॉइंट लिखा रखा है। 125 आपके सामने आ गया। भारत का नया डेटा संरक्षण अधिनियम, इसके संदर्भ में आपको बताना है, यह भी इंपॉर्टेंट है। नया डेटा संरक्षण अधिनियम है, ठीक है, बताइए। इसमें व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल सही बात है। इसमें डेटा लोकलाइजेशन को अनिवार्य किया गया है। बिल्कुल सही बात है। अधिनियम केवल सरकारी संस्थानों पर लागू है? नहीं बॉस, सब पे लागू है। अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों की गोपनीयता सुनिश्चित करना है और भी कई सारे कार्य करने हैं इसमें, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। सी कथन इसमें हो जाएगा राइट। 1 और 2, नागरिकों के साथ में संस्थाएं आदि भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो सी, और नागरिकों की प्राइवेसी और संस्थान की प्राइवेसी, यह केवल सरकारी संस्थाओं तो सीमित नहीं है। तो ये हो गया 125 क्वेश्चन हमारे आज के इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिएगा। और 16 तारीख आज लास्ट डेट है भाई साहब, ठीक है, आरओ मेंस में एडमिशन लेने की, और आपके जो है
फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेने की, तो इसलिए आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। एडमिशन ले लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा हमसे, जो ऑफर चल रहा है अभी आरओ मतलब फाउंडेशन कोर्स जो 26-27 के लिए है आरओ का, अभी मेंस के लिए और अगले एग्जाम के लिए। तो कांटेक्ट नंबर नोट कर लीजिएगा 8604440921, इस पर आप कॉल करके जानकारी डिटेल्स में ले लीजिएगा हमसे, ठीक है। तो ये हो गया आज का वीडियो, बाकी हम लोग मिलेंगे कल, और कल मॉर्निंग में आपको एक वीडियो मिलना और स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।